इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंग्रेजी प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था देखने जा रहे हैं। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, यानी कि किस विधि की कमियों को दूर करने के लिए डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का इन्वेंशन किया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसमें क्या होता था कि अभ्यर्थियों को टारगेट लैंग्वेज जो सिखानी है, यानी कि टारगेट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए उनको उनकी मातृभाषा यानी कि मदर टंग लैंग्वेज जो कि हिंदी है उसमें उसका अनुवाद कर दिया जाता था। इससे ये घाटा होता था कि छात्र जो टारगेट लैंग्वेज है यानी इंग्लिश उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते थे और हिंदी पर ज़्यादा फोकस होता था, उसके अनुवाद पर ज़्यादा फोकस होता था, ट्रांसलेशन करने पर ज़्यादा फोकस होता था। तो छात्र सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। इसी की कमी को दूर करते हुए डायरेक्ट मेथड इन्वेंट किया गया, जिसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि जो टारगेट लैंग्वेज है यानी इंग्लिश है उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाए, यानी कि उसी लैंग्वेज में आपको बात करनी है, उसी लैंग्वेज में आपको कुछ भी रिएक्ट करना है। तो इस तरीके से जो छात्रों का प्रोनाउंसिएशन था वो थोड़ा इम्प्रूव हो पाया। तो यानी कि डायरेक्ट मेथड किसकी कमियों को दूर कर रहा था, वो कर रहा था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। दोस्तों स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम लोग सेंटेंस के पैटर्न पर फोकस करते हैं, यानी कि दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड जो था वह फ्रांस से ओरिजिनेटेड है, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर बी फ्रांस सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। दोस्तों एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं इंग्लिश सब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए डिफरेंट जो है वह विशेषता बताता है किसकी, हिंदी सब्जेक्ट की, जो कि अलग है किससे, अंग्रेजी सब्जेक्ट से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हिंदी और अंग्रेजी है वह नाउन है और नाउन की जो विशेषता बता रहा है वह एडजेक्टिव बोला जाएगा, यानी कि डिफर का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चौथे का ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, व्हाट आर वन द टू प्रोडक्टिव स्किल। दोस्तों प्रोडक्टिव स्किल का मतलब ये होता है कि किसी भी भाषा को प्रोड्यूस करने के लिए आपको किन किन बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। भाषा प्रोड्यूस आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप लिख करके कर सकते हैं या फिर बोल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिव स्किल आपके दो होते हैं, पहला स्पीकिंग और राइटिंग, और अगर आपसे रिसेप्टिव स्किल पूछता है, रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, कोई भाषा बोल रहा है या फिर लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे रिसीव करते हैं, या तो उनको सुन करके रिसीव कर सकते हैं या फिर लिखे हुए भाषा को हम लोग पढ़ करके रिसीव कर सकते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल होता है आपका सुनना और पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में आपसे प्रोडक्टिव स्किल की बात की गई है, तो प्रोडक्टिव स्किल दो होते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी स्पीकिंग राइटिंग इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके एक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। छठा प्रश्न था, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि ये जो वाक्य है यह हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसको हमको कन्वर्ट करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वॉज लगेगा या फिर वर लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि सब्जेक्ट आपका मोहन हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा और वर्ब रीड है उसका आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो जाएगा, और फॉर 2 आवर्स यानी कि आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है एक्टिव वॉइस में, आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए लेटर है तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट आपका बन जाएगा ए लेटर, और पहले आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम लगा था, यहाँ पर अब आपका सब्जेक्ट ए लेटर हो चुका है, जिसके हिसाब से अब हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए लेटर जो है वह एक सिंगुलर है, एक वचन है, इसी वजह से यहाँ पे इज लगा है, ठीक है। तो ए लेटर इज, और यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस जो था वह प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस में था, तो इसको कन्वर्ट करते समय आपको इज के साथ बीइंग लगाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका राइट था और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन होता है, तो बीइंग के बाद रिटन हो जाएगा और उसके बाद से बाई लगा करके मी लगा देंगे। मी कैसे आया, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर आई था और आई का मी हो जाएगा, यानी कि आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आठवां प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिया गया है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि ऑन हो सकता है क्या, क्योंकि ऐसा भी हम लोग हिंदी बोलते हैं कि उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाइयाँ दी, तो यहाँ पर का मतलब ऑन होता है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में जब हम लोग ऑन लिखते हैं तो उसका मतलब किसी सतह के ऊपर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि किसी सतह पर, टेबल पर वह बैठी हुई है, तो जब किसी सतह पर ऊपर का प्रयोग करना होता है तब हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर सफलता के लिए आपको बधाई दी जा रही है, तो के लिए का जो अर्थ होता है वह फॉर से ही निकलता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। नौवां प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आई प्रीफर मिल्क डैश टी। तो दोस्तों जब भी प्रीफर्ड वर्ड यूज होता है और तो उसके लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई प्रीफर मिल्क टू टी, ठीक है। 10वां प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बदलना है और वाक्य आपको दिया गया है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना, और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि इसमें दो क्लॉज होंगे, पहला क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा यानी स्वतंत्र होगा और दूसरा क्लॉज उस पर निर्भर होता है, ठीक है। यानी कि एक क्लॉज दूसरे पर आश्रित होता है, तो इसका हम लोग बना सकते हैं दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, यानी कि वह फेल हो गया हालांकि उसने बहुत मेहनत किया था, ठीक है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और आपको सेंटेंस दिया गया है इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू डैश डैश पास्ट। दोस्तों जब आप इसको हिंदी में मतलब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो तुम पास हो गए होते, ठीक है। तो यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग आपको करना होगा, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। दोस्तों बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। 12वां प्रश्न पूछा गया था चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन आपको दिया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई हैव यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। तो इसको आपको बनाना होगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई हैड दे नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। 13वां प्रश्न था राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। पहला है दैट कैन नॉट बी कंक्यूर्ड, यानी कि जिसे जीता ना जा सके, और इसको बोलते हैं अजेय, और इंग्लिश इसका होता है इनविजिबल, INVINCIBLE। दूसरा है अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपने उधार को नहीं चुका सकता, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दिवालिया होना, और इसका अंग्रेजी होता है इंसॉल्वेंट, INSOLVENT। 14वां प्रश्न था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है एज सुन एज आई केम इट बिगिंस टू रेन। यहाँ पर देखिए एज सुन एज आई केम ये पास्ट में है, तो आपको अगला जो सेंटेंस है उसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर आप देखें बिगिंस लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्ब में एस या ई एस जो जोड़ते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये इंडिकेट कर रहा है। इसको हम लोग को पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इसका सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा, तो हो जाएगा आपका आंसर एज सुन एज आई केम इट बिगैन टू रेन, मतलब कि जैसे ही मैं आया बारिश शुरू हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न है द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर देन की जगह आपको देन दैट ऑफ दिल्ली लगाना होगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली। 15वां प्रश्न पूछा गया था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ फी कंसेशन, यानी कि आपके जो फीस है उसमें कुछ राहत देने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। ये एक सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं।
दोस्तों 16वां प्रश्न पूछा गया था, राइट अ कंपोजिशन ऑन योर एम ऑफ लाइफ इन अबाउट 30 वर्ड्स। यानी कि आपको अपने ज़िंदगी के लक्ष्य के बारे में 30 शब्दों में एक कंपोजिशन लिखना है। ये एक सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है नल एंड वाइड, इसका होता है इनवैलिड, और दूसरा था अप्स एंड डाउन यानी उतार चढ़ाव, इसको हम लोग बोलते हैं राइज एंड फॉल। ठीक है। 18वां प्रश्न था, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। और आपको सेंटेंस दिया गया है, एज सुन एज द बेल रेंग द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। यानी कि जैसे ही घंटी बजी बच्चे क्लास से बाहर निकल गए। तो इसका जब आप निगेटिव बनाएंगे तो नो सूनर से आपको स्टार्ट करना होगा, यानी कि नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज केम आउट द क्लास। यह निगेटिव में हो गया और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र का हल देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।